बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सलोनी रस्तोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने उपचारात्मक पोषण में से आपको पाचन संबंधी रोग के बारे में बता रहे थे, उसी के आगे के रोग है आज। तो आज ये वाला जो टॉपिक है वो है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, ये भी हमारा पाचन संबंधी रोग है। इसके क्या क्या लक्षण है, क्या क्या कारण है, किस तरह का आहार देना चाहिए, इन सभी के बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेप्टिक अल्सर है क्या। तो अमाशय तंत्र पथ का वह भाग जो अम्ल के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है। श्लेष्मिक झिल्ली पर पाए जाने वाले खुले घाव को ही पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अमाशय व पेप्टिक अल्सर के अल्सर में आंतरिक श्लेष्मिक सतह पर छोटी छोटी फुंसियां बनकर घाव हो जाते हैं। इस स्थिति को पेप्टिक अल्सर कहते हैं। इसमें श्लेष्मा झिल्ली पाचक रसों को सहन नहीं कर पाती, जिससे श्लेष्मा झिल्ली के ऊतकों का पाचन होने लगता है और घाव बन जाते हैं। इस रोग में पर्याय भोजन के 2-3 घंटे पश्चात पेट में दर्द होता है, जिसका कारण अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पन्न होना है, जिससे अमाशय व आंतों में घाव उत्पन्न हो जाता है। अधिक सख्त आहार के भोजन तथा बिना किसी प्रकार से चबाए व निगले गए भोज्य पदार्थ से अमाशय में खरोंच बढ़ती है और घाव गहरा होता है। इस रोग का प्रमुख कारण आहार में अधिक मिर्च, मसाले, खटाई आदि का सेवन, चाय, कॉफ़ी, शराब का प्रयोग करना है। मानसिक व चिंता तनाव के कारण भी यह रोग हो जाता है। तो ये हमारा पेप्टिक अल्सर कहलाता है। अब देख लेते हैं पेप्टिक अल्सर के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है अमाशय का पेप्टिक अल्सर, यानी यह अमाशय में अथवा अन्न नलिका में निचले सिरे पर पाए जाते हैं। इसके कारण ना तो अम्ल उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं पैराइटल कोशिकाओं में वृद्धि होती है और ना ही उत्पन्न अम्ल की मात्रा अधिक होती है, किंतु किन्हीं कारणों से अमाशय की अंतत्वचा अम्ल के प्रति प्रतिरोधक क्षमता खो देती है, जिससे अमाशय की श्लेष्मिक झिल्ली पर क्रिया कर उसे गला देते हैं। अमाशय की दीवारों पर गड्ढे व छेद बन जाते हैं और ये काफ़ी खतरनाक होते हैं। वो हमारा अमाशय का पेप्टिक अल्सर कहलाता है। अब देख लेते हैं पक्वाशय का पेप्टिक अल्सर क्या है। यह पक्वाशय में उत्पन्न एवं विकसित होता है। अम्ल उत्पादन कोशिकाओं में तथा उत्पन्न अम्ल की मात्रा में वृद्धि के कारण अल्सर होता है। ये प्राय नरम प्रकृति के होते हैं। कभी कभी पेप्टिक अल्सर अन्न नलिका के निचले हिस्से में होते हैं। गैस्ट्रोएंटेरोस्टोमी के बाद या अमाशय के आंशिक निष्कासन के बाद जुजियूनियम में और अपवाद स्वरूप मिकल डाइवर्टिक्यूलम में अमाशयिक म्यूकोजा में ये अल्सर हो जाते हैं। तो ये पक्वाशय का पेप्टिक अल्सर कहलाता है। तो इसके ये प्रकार थे। अब देख लेते हैं पेप्टिक अल्सर के कारण कौन कौन से हैं। सबसे पहला कारण है वंशानुक्रम। पेप्टिक अल्सर के रोगी के निकट संबंधियों में पेप्टिक अल्सर का इतिहास देखा गया है। उसके बाद रक्त समूह, यह रोग ओ ग्रुप के व्यक्ति को अधिकतर देखा गया है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है अमाशय की अम्लता में वृद्धि। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं पेप्सिन की अत्यधिक मात्रा में होने पर अल्सर हो जाता है। साथ ही अमाशय में यदि भोजन बहुत कम मात्रा में है या नहीं है तो अल्सर वृद्धि एवं विकास शीघ्र होने लगता है। उसके बाद मानसिक तनाव, अत्यधिक तनाव, सांवेगिक रूप से तनावग्रस्त, विचलित होने पर पेप्टिक अल्सर के शीघ्र विकसित होने की संभावना रहती है। भय, क्रोध, आतुरता की स्थिति में लक्षणों में गंभीरता देखी जाती है। उसके बाद है पैराथायराइड ग्रंथि की अधिक क्रियाशीलता की स्थिति में रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ रोगियों में यह स्थिति पेप्टिक अल्सर का कारण बन जाती है, क्योंकि सीरम कैल्शियम स्तर की अधिकता पेप्सिन स्राव को बढ़ावा देती है। उसके बाद उपवास, यानी लंबे समय तक उपवास करने पर या 2 भोजनों के मध्य अधिक अंतर से उत्पन्न अम्ल अमाशय की अंतत्वचा पर क्रिया करता है और तंतुओं को क्षतिग्रस्त कर अल्सर को जन्म दे सकता है। उसके बाद चाय, कॉफ़ी एवं शराब आदि अत्यधिक गाढ़ी चाय या कॉफ़ी का प्रयोग पेप्टिक अल्सर को जन्म देता है। कैफीन जो इसमें पाया जाता है अमाशय स्राव को बढ़ावा देता है। अल्कोहल म्यूकस के स्राव को बढ़ावा देता है। अधिक प्रयोग किए जाने पर म्यूकोसा की ऊपरी परत को तीव्र रूप से क्षतिग्रस्त कर देता है। उसके बाद धूम्रपान एवं तंबाकू एवं सिगरेट में निकोटीन के अतिरिक्त कई विषाक्त तत्व होते हैं।
थोड़ी मात्रा में धूम्रपान से खाली आमाशय की भूख की मरोड़ें कुछ हद तक दूर हो जाती हैं तथा आमाशय की अंत त्वचा को आराम पहुंचाता है। अत्यधिक धूम्रपान मितलीबमन को जन्म देता है। इसमें मृत्यु दर भी अधिक होती है और घाव भी धीरे धीरे बढ़ते हैं। उसके बाद रक्त शर्करा का स्तर, अत्यधिक भूख रहने या उपवास की स्थिति में रक्त शर्करा का काफ़ी स्तर कम हो जाता है, जिससे भूख के कारण मरोड़ें आती हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन अधिक स्रावित होने लगते हैं। उसके बाद व्यवसाय, कुछ पेशे जैसे फॉरमैन, डॉक्टर, व्यवसायी या ऊंचे पदों पर पदस्थ व्यक्तियों की जिम्मेदारियां आदि अधिक होने से तनावग्रस्तता देखी जाती है, जिस कारण पेप्टिक अल्सर भी उनमें देखा गया है। उसके बाद तनाव, अत्यधिक थकान लाने वाला परिश्रम या अनियमित भोजन आदि से अल्सर हो सकता है। जल्दी भोजन करना या अपर्याप्त चबाना इसमें सहायक तत्व माने जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं पेप्टिक अल्सर के लक्षण हमारे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा, भोजन के 1 से 3 घंटे पश्चात पेट में अत्यधिक दर्द होने से ग्रास नली में जलन और दर्द होता है, जो तीव्र और हल्की चुभन के रूप में उभरता है। उसके बाद इसका अगला पॉइंट, दर्द होने पर भोजन लेने या किसी क्षारीय पदार्थ जैसे खाने का सोडा लेने पर दर्द कम हो जाता है। उसके बाद है वजन कम होना। इसका अगला पॉइंट, अम्ल बार बार मुंह में आना। उसके बाद गंभीर वमन होना। उसके बाद अगला पॉइंट है रक्तहीनता। अगला पॉइंट है विटामिन सी एवं लोहे की कमी का प्रभाव। प्रोटीन की कमी भी हो जाती है। अक्सर सीरम प्रोटीन मध्यम मात्रा में होते हैं, किंतु कभी कभी अत्यधिक कम भी हो जाते हैं। उसके बाद खाने के तुरंत पश्चात या द्रव पदार्थ लेने पर अधिकांश रोगियों का पेट फूल जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, गंभीर अवस्थाओं में इन घावों से रक्तस्राव होने लगता है। इन्हें ब्लीडिंग अल्सर कहा जाता है। कभी कभी घाव के कारण आमाशय की भित्तियों में छेद बन जाते हैं, जिसके लिए ऑपरेशन आवश्यक होता है। ये पेप्टिक अल्सर के लक्षण थे। अब देख लेते हैं पेप्टिक अल्सर के उपचार में प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो पहला पॉइंट है उत्पन्न अम्ल को उदासीन करना। उसके बाद दूसरा है आमाशयिक गतिशीलता को कम करना, जिससे आमाशयिक श्रावण जो है वो कम किया जा सकता है। उसके बाद अम्ल के घाव को भरने में भी सहायता मिलती है। रोगी को तनाव रहित करना पड़ता है। मांसपेशियों की ऐंठन या अकड़न को दूर करना। उसके बाद अगला पॉइंट है अल्सर को पुनः होने से रोकना। तो ये इसके उद्देश्य हैं। अब देख लेते हैं आहार योजना बनाते समय निम्नलिखित निर्देशकों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो वो निर्देश कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट आएगा, अच्छा पोषण स्तर बनाए रखने हेतु उपयुक्त भोजन दिया जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट, अम्लीयता अधिक होने के कारण उसे कम करने के लिए अत्यंत सादा भोजन जैसे मिर्च, मसाले, तले भुने पकवान नहीं हो वो दिया जाना चाहिए। ऐसा आहार दिया जाए तो आंतरिक लवण कम करता है वो। उसके बाद कम समय में कम मात्रा में आहार दिया जाता है, जिससे उत्पन्न अम्ल की क्रिया के लिए भोजन उपलब्ध रहे और घाव भरने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सके। उसके बाद अगला पॉइंट, गाय का दूध रोगी के लिए सर्वोत्तम आहार है। इसे अधिक मात्रा में देना चाहिए। इस रोग में खाने के समयों के आहार को कम किया जाता है, जिससे आमाशय भरा रहे। उसके बाद अगला पॉइंट है, भोजन कोमल होना आवश्यक है, जैसे उबले आलू, सूजी या साबूदाने की खीर, केला पका हुआ या बिना छिलके के भाप से पका सेव आदि। उसके बाद बहुत अधिक ठंडा और गर्म भोजन भी इस रोग में हानिकारक होता है। अल्कोहल, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, मिर्च, मसाले आदि का पूर्णतः परहेज करना आवश्यक होता है। उसके बाद रोगी के आहार में रेशे की बहुत कम मात्रा होनी चाहिए। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है, अम्लीय भोज्य पदार्थों को आहार में सम्मिलित ना किया जाए। उसके बाद अचार, चटनी, पापड़, सिरका भी हानिकारक है। उसके बाद मांस का सूप आमाशयिक स्राव को बढ़ावा देता है, इनका प्रयोग ना करें। तो ये हमारे थे जो हमें आहार योजना बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें थी। अब देख लेते हैं पेप्टिक अल्सर के रोगी के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उसको किस तरह के पोषक तत्वों को देना चाहिए। पहला है हमारा कैलोरी। पेप्टिक अल्सर के रोगी की आयु, योनि और कार्य के ऊपर कैलोरी की आवश्यकता निर्भर करती है। उसके बाद आता है प्रोटीन। इस रोग में 120 से 150 ग्राम प्रोटीन आवश्यक है।
प्राणिज प्रोटीन अधिक दी जानी चाहिए। कुल प्रोटीन का 50% दूध द्वारा दिया जाना आवश्यक होता है। उसके बाद आता है हमारा कार्बोज, महीन पिसा तथा छना अनाज जिसमें रेशा कम हो उसको वो दिया जाना चाहिए। कैलोरीज का 40% भाग कार्बोज से ही प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद वसा, इस रोग में वसा का अधिक प्रयोग करना चाहिए, परंतु वसा अधिकतर दूध द्वारा दी जानी चाहिए। वनस्पति तेल का प्रयोग वसा अम्लों की पूर्ति के लिए किया जाना चाहिए। कुल कैलोरी का 40% भाग वसा द्वारा प्राप्त होना चाहिए उसको। अब देखते हैं विटामिन। इस रोग में विटामिन भी अधिक मात्रा में मिलने चाहिए। इसकी पूर्ति के लिए मल्टी विटामिन की गोली प्रतिदिन दी जानी चाहिए। विटामिन सी का प्रयोग भी घाव भरने में सहायता करता है। तो ये हमारे पोषक तत्व थे जो उसको देने चाहिए। इसी के साथ हमारा पाचन संबंधी रोग पेप्टिक अल्सर समाप्त होता है। धन्यवाद।